देखो नेक्स्ट बीएसटी का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। देखो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ये क्या होता है, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में जब हम लोग को कंप्लेन रहेगा तो वो जाकर के यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग को 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी के बारे में बोला गया, मतलब 3 रिड्रेसल एजेंसी है। पहले वाले का नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। दूसरे वाले का नाम है स्टेट कमीशन और थर्ड वाले का नाम है नेशनल कमीशन। ये 3 टाइप का कोर्ट्स अवेलेबल होता है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरे वाले का नाम है स्टेट कमीशन और तीसरे वाले का नाम क्या है, नेशनल कमीशन। अब यहाँ पे बात किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना सारा मेंबर होता है। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कितना सारा मेंबर होगा, मतलब वो जज वगैरह कितना सारा उस कोर्ट में काम करता है। तो याद रखना है इसको 2P, इसको हम लोग कोड क्या दिए 2P। 2P का मतलब होता है 2 ठो नॉर्मल मेंबर रहेगा और एक क्या रहेगा, प्रेसिडेंट। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना 2P। स्टेट कमीशन का अगर बात करें तो इसका कोड है 4P। 4P का मतलब 4 अदर मेंबर और एक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर। नेशनल कमीशन का बात करें तो इसका भी कोड है 4P। इसका मतलब होता है एक प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर मेंबर। ठीक है, एक प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर। अगर टोटल का बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में टोटल कितना होगा 3, स्टेट कमीशन में टोटल कितना होगा 5 और नेशनल कमीशन में टोटल कितना होगा 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल सिचुएटेड। ठीक है, तो हेड ऑफिस ऑफ कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ये थोड़ा रटना पड़ेगा, या CCC का D, दिल्ली, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स परमिशन फॉर द यूज ऑफ ISI मार्क ऑन द प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है इसका, देखो कोई भी प्रोडक्ट में अगर ISI मार्क लग जाएगा, इसका मतलब होता है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। जो कि नॉर्मली देखना तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिलेगा, आयरन में मिलेगा, बल्ब वगैरह खरीदोगे तो उसमें ISI ये मार्क मिलता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर ISI का मार्क लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ठीक है, ISI का मार्क लगने के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये मार्क अपने प्रोडक्ट पर अपने मन से नहीं लगा सकते हो, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही इस मार्क को अलॉट करेगा तभी तुम अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हो। ठीक है, तो ISI मार्क से क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर इसमें ISI मार्क है मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्या है, ड्यूरेबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स परमिशन फॉर द यूज ऑफ ISI मार्क। कौन सा बिजनेस परमिशन देगा तभी हम ISI मार्क लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द ब्यूरो ऑफ, इसको शॉर्ट में हम लोग BIS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो परमिशन देगा ताकि हम अपने प्रोडक्ट में ISI मार्क को लगा सकते हैं। जैसे तुम भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में तभी बिकेगा जब उसमें कौन सा मार्क होगा। अब ये मार्क ऑब्टेन करने के लिए तुमको कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से लेना पड़ेगा। ठीक है, इज द ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स परमिशन फॉर द यूज ऑफ ISI मार्क ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ISI मार्क ये भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट में ISI मार्क को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक या ड्यूरेबल। बेस्ट एग्जांपल होता है क्या, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट में हम लोग कौन से मार्क को यूज करते हैं, ISI। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रांडिंग। देखो ब्रांड का मतलब बता दिए, ब्रांड का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द प्रोडक्ट। बट ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रोसेस। ब्रांडिंग एक मार्केटिंग प्रोसेस है दैट एम्स टू क्रिएट द यूनिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन द कस्टमर माइंड। ब्रांडिंग वो मार्केटिंग प्रोसेस है जिसके जरिए कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के इमेज को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखना, जब सिटीज में जाओगे ना बड़ा बड़ा, तो देखना पूरा एक दीवार में कोलगेट का बना हुआ है वो पेंटिंग वगैरह, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो जो मार्क है तुम्हारा माइंड में बैठ गया। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांडिंग। देखो ब्रांड का मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क, बट ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, उस प्रोडक्ट का एक इमेज तुम्हारे माइंड में बना देना।
दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। या फिर जैसे कोई अगर दुकान में जाओगे टीवी खरीदने के लिए तो नॉर्मली माइंड में क्या आएगा, सैमसंग, एलजी, यही सब आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्रांडिंग तुम्हारे माइंड में हो चुका है, मतलब उसका एक मार्क जो है ना तुम्हारे माइंड में छप चुका है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का डेफिनेशन क्या है? ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रोसेस दैट, ब्रांडिंग एक मार्केटिंग का प्रोसेस है जिसका मेन पर्पस क्या होता है? क्रिएट अ यूनिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या क्रिएट करना? इमेज। या तो वो प्रोडक्ट हो या फिर क्या हो, वो सर्विस। कहाँ पे क्रिएट करना? इन द कस्टमर्स माइंड, कस्टमर के माइंड में। एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, और उसको कॉम्पिटिटर से क्या कर देना? अलग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जीरो लेवल चैनल। देखो, जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम बताए थे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिसके थ्रू गुड्स फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक? प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। अब ये देखो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तीन है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। और जीरो लेवल का जहां बात किया गया उसी का मतलब होता है डायरेक्ट लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जीरो लेवल मतलब बीच में कोई नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कहाँ पे? कस्टमर। तो जीरो लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेम है। ठीक है, तो जीरो लेवल चैनल का डेफिनेशन क्या देंगे? एग्जैक्टली क्या हुआ? जहां पर सामान प्रोड्यूसर से कहां पे फ्लो करता है? कस्टमर। कोई भी बीच में मिडिलमैन नहीं होता है। जीरो लेवल मतलब जीरो मिडिलमैन। ठीक है, आंसर क्या है? व्हेन द प्रोड्यूसर सेल इट्स गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, जब प्रोड्यूसर अपना सामान डायरेक्टली किसको बेच देता है? कस्टमर। इट इज कॉल्ड जीरो लेवल चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड जीरो लेवल चैनल। इसको हम लोग कौन सा चैनल कहते हैं? जीरो लेवल, मतलब नो मिडिलमैन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? बाटा शूज इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल मैन। देखो मिडिल मैन का मतलब क्या होता है? जो मिडिल में रहता है। तो नॉर्मली मिडिल मैन यहाँ पे किसके मैटर में बोला गया? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बात किया ना हम लोग, देखो डायरेक्ट में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। इनडायरेक्ट में 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। 1 लेवल में कौन आता है? रिटेलर। 2 लेवल में होलसेलर एंड रिटेलर। 3 लेवल में कौन आएगा? एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। तो मिडिल मैन का डेफिनेशन देने का मतलब ही हुआ तुमको बताना है एजेंट, होलसेलर और रिटेलर का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग क्या होगा? द इंटरमीडिएरी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड क्या? कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जितना भी इंटरमीडिएरी होता है, इंटरमीडिएरी का मतलब क्या होता है? जो बीच में। ठीक है, जैसे वो तो बोलते हैं ना इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कॉलेज और 10th के बीच का है इंटर। ठीक है, तो वैसे क्या होता है? द इंटरमीडिएरी बिटवीन किसके किसके बीच का? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड मिडिल मैन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इज कॉल्ड मिडिल मैन। ठीक है, ये लिटिल मैन नहीं होगा। तो मिडिल मैन का मतलब क्या होता है? द इंटरमीडिएरी बिटवीन किसके बीच? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड मिडिल मैन। फॉर एग्जाम्पल का अगर बात करें तो कौन कौन आएगा? होलसेलर, रिटेलर, चाहो तो यहाँ पर एजेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू क्वालिटीज ऑफ द गुड सेल्समैन। देखो सेल्समैन का मतलब क्या होता है? जो सामान को घर घर जाकर के सेल करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्समैन। तो इसका कोई दो क्वालिटीज के बारे में बताओ। बहुत सारा होगा। पहला तो इसका कम्युनिकेशन स्किल, बात करने आना चाहिए। इफेक्टिव लिसनर, अब ये लिसनर भी होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर अगर बोल रहा है कि हमको ऐसा सामान चाहिए तो उसको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। एक तो बोलने का भी स्किल चाहिए, दूसरा सुनने का भी। और तीसरा नॉलेज ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को वो बेचने जा रहा है उसका भी तो नॉलेज चाहिए। बहुत सारा एग्जांपल आएगा। एक तो तुम्हारा कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कंपनी का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी इसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्लस इसके बाद और कौन कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए? मोटिवेशनल स्किल होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को मोटिवेट कर पाए। और सबसे बड़ा तो तुम्हारा होना चाहिए क्या कि उसको प्रोडक्ट को सेल कर देना, है ना। तो ये सब लगभग कुछ स्किल चाहिए किसके अंदर में? सेल्समैन के अंडर में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत आता है। ठीक है, तो सेल्समैन का क्वालिटीज क्या होगा? एक तो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग, और क्या? नॉलेज ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कैन अ फील्ड सेल्समैन क्रिएट मार्केट। क्या एक फील्ड सेल्समैन मार्केट को क्रिएट कर सकता है? देखो फील्ड सेल्समैन का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? मार्केट में जाकर के सामान को सेल करता है। तो क्या ये कस्टमर नहीं क्रिएट कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। जब एक को सेल करने जाएगा तो दूसरा भी खरीद सकता है। ठीक है, तो यस अ फील्ड सेल्समैन
कैन इंडीड कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ मार्केट। मेन आंसर इतना ही होगा कि हाँ एक सेल्समैन जो है वो मार्केट क्रिएट कर सकता है। कैसे? फील्ड सेल्समैन ऑल्सो नॉन एज अ आउटसाइड सेल्स, इसको हम लोग कौन सा सेल्स कहते हैं? इन्वॉल्व सेल्स पीपल गोइंग आउट इनटू द मार्केट, आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स, मेकिंग कॉन्टेक्ट, परसुइंग लीड्स एंड अल्टीमेटली क्लोजिंग डील्स। मतलब ये क्या करता है? कस्टमर को परसुएट करता है, मोटिवेट करता है कि तुम कंपनी के प्रोडक्ट को बाई कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हाउ विल यू डिटरमाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? नाम में ही फॉर्मूला है, ऊपर में डेब्ट डिवाइडेड बाई क्या? इक्विटी इंटू 100। डेब्ट बाई इक्विटी इंटू 100, मतलब डेब्ट का मतलब कौन सा डेब्ट लेते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं ना हम लोग। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है द डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाई डिवाइडिंग द लॉन्ग टर्म डेब्ट, माने ऊपर में रहेगा लॉन्ग टर्म डेब्ट और नीचे में क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड, और उसको मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे हम लोग? 100, सॉरी 100 नहीं, डेब्ट बाई इक्विटी, डेब्ट इज टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज टू शेयर होल्डर्स फंड, इससे क्या निकल जाएगा? डेब्ट बाई इक्विटी। देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है? ये डेब्ट इक्विटी रेशियो ये बताएगा कि कंपनी में कितना पैसा ओनर का है और कितना पैसा उधारी का है। ठीक है, इससे कंपनी का लॉन्ग टर्म रिस्क को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो नाम में ही है, हाउ विल यू डिटरमाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग, किससे किसको डिवाइड करते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट विथ शेयर होल्डर्स फंड। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लोन कैपिटल। देखो कैपिटल दो टाइप का होता है, एक होता है ओनर का और एक होता है उधारी वाला, लोन वाला। तो लोन कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आउटसाइडर से हम लोग बोरो किए। क्या किए? बोरो वाला टर्म मत भूलना, क्योंकि बोरो का मतलब होता है जब आउटसाइडर से हम लोग पैसा उधारी में लेते, दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल। द कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इज नॉन एज अ लोन कैपिटल। द कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम, जो पैसा हम लोग आउटसाइड से बोरो करते हैं, मतलब बोरो करने का मतलब क्या हुआ? उधारी लेना, दैट इज नॉन एज अ बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल। अब आउटसाइड से क्या क्या कैपिटल बोरो करते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट में जितना भी था सब लिख दो, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक। ये किसका एग्जांपल है? लोन कैपिटल का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे ओनर्स कैपिटल का एग्जांपल क्या होगा तो क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल है बट फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट मार्क, ये सब एग्जांपल होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। अच्छा, क्या हम लोग इसको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? सबको बेच सकते हैं। ठीक है, सब बिक जाएगा, गुडविल भी बिकता है, ट्रेडमार्क भी बेचता है, पैटेंट मार्क भी बिकता है, सब कुछ बिकेगा। ठीक है, और अकाउंट्स में एक क्वेश्चन आता है कि क्या गुडविल फिक्टिटियस एसेट्स है? नहीं होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये नॉर्मली समझ में नहीं आएगा। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है एक फाइनेंशियल, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज। समझ में आया क्या बोले? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों सेम होता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है ना जिसके थ्रू क्या करते हैं ना कि हम लोग ओनर के पैसे को या ओनर का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर देते विदाउट इंक्रीजिंग इन सेल्स। अब तुमको नॉर्मली नहीं समझ में आएगा, एक सिंपल सा अगर एग्जांपल ले तो देखो ओनर का नंबर जितना ज्यादा होगा एक एक जन को हिस्सेदारी उतना ही क्या मिलता है? कम। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? एक एग्जांपल ही सुन लो, सपोज करो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट है? ठीक है, अब हम इसको दो कंडीशन में डिवाइड कर देते हैं। पहले वाले में मान लेते हैं कि ओनर का जो नंबर है वो 100 ओनर से कितना ले लिए? 100 रुपीज लिए। कितना लिए थे पहले? ये मान लिए। और दूसरा कंडीशन में है कि हम 50 रुपया लिए थे ओनर से और 50 रुपया लिए थे उधारी से। दो कंडीशन का बात कर रहे हैं। हमको 100 रुपये की जरूरत था, पहला कंडीशन में पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से ले लिए। किससे ले लिए? 100 रुपया ले लिए, मैंने 100 जन से 100 रुपया ले लिए, एक एक रुपया करके। और दूसरे वाले में क्या किए? इक्विटी वाले से 50 और लोन कैपिटल या बोरोड करके कितना लिए? 50। ठीक है,
अब मान लेते हैं कि मेरा कंपनी में प्रॉफिट भी 100 का ही हुआ, एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ 100, तो पहले वाले कंडीशन में 100 रुपए के प्रॉफिट को 100 जन में बांटेंगे तो एक जन को कितना रुपया मिलेगा, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ इसका कैपिटल में ही चेंज कर दे और प्रॉफिट भी बढ़ जाए तो क्या ये पॉसिबल है, कैसे होगा, देखो दूसरे कंडीशन में हम लोग ओनर से लिए 50 और उधारी का कितना लिए 50, तो उधारी वाले को ज्यादा मिलता है कि कम, इनका फिक्स रहता है, उधारी वाले का फिक्स रहता है कि 10% है तो आपको कितना मिलेगा, अब देखो ये 50 रुपया दिया है हमको तो उसका 10% डिवेंचर वाले को कितना रुपया देंगे, हमको 5 ही ना देंगे। तो दूसरे कंडीशन में अगर 100 रुपया को बांटेंगे तो पहले डिवेंचर वाले को 100 में से कितना दे देंगे 5, बोरोड वाले को बचा कितना 95, अब ये 95 कितना जन में बटेगा, ओनर तो इस कंडीशन में 50 है ना, तो 50 जन में 95 को बांटेंगे तो एक जन में कितना आ रहा है, देखो तो 19 रुपया आएगा, कितना एक जन के हाथ में, सॉरी कितना आ रहा है 1.9 तब हो सकता है 1.9, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितना आ गया 1.9, और देखो पहले वाले के कंडीशन में दूसरा वाला इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब देखो अगर हम अपना जो भी पैसा चाहिए उसमें उधारी वाला पैसा का अमाउंट जितना बढ़ाएंगे ओनर का प्रॉफिट उतना ही क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। एग्जांपल समझ में आया ना। अब डेफिनेशन में देखो क्या है, देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का दूसरा नाम है फाइनेंशियल लीवरेज, नाम याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, किसका स्ट्रेटेजी है, मैंने कंपनी में पैसा कहां कहां से लेंगे उसका स्ट्रेटेजी है, दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग, जिसमें क्या होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, बोरोड मनी का यूज ज्यादा करते हैं, क्यों, उधारी का पैसा का यूज क्या करेंगे ज्यादा, क्यों करेंगे, टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न को क्या कर देंगे, इंक्रीज, क्या करेंगे इंक्रीज, समझा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ इनपुट ऑफ 4C, देखो 4C's का नाम बताओ, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही है, 4C का नाम, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4C का नाम, पहले वाले का नाम हो गया क्या, कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वेनियंस एंड कम्युनिकेशन, क्या क्या 4C's का नाम है, कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वेनियंस, कम्युनिकेशन। कैसे याद करेगा, देख सबसे पहले कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, सामान खरीदेगा, कॉस्ट का सामान खरीदेगा, कैसे खरीदेगा कन्वेंशनली, मतलब आराम से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा कम्युनिकेट करके, ठीक है। तो इसको रट लेना है थोड़ा सा, 4C's का नाम क्या हुआ, कंज्यूमर, फिर सामान खरीदेगा मतलब कॉस्ट, कन्वेनियंस मतलब आराम से खरीदना वगैरह, और लास्ट में क्या आ गया कम्युनिकेशन, मतलब क्या करना, बातचीत करना। तो लास्ट में कम्युनिकेशन याद रखना, 4C's में सबसे पहले क्या हो गया कस्टमर, और लास्ट में क्या आ गया कम्युनिकेशन, और बीच में क्या हो गया कॉस्ट और कन्वेनियंस, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि 4P's का नाम बताओ, 4P's में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। 4P's में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन मॉडर्न मार्केटिंग। देखो मॉडर्न मार्केटिंग कौन सा मार्केटिंग है, जो अभी मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग का मीनिंग बताया ना, ठीक है। अब देखो मॉडर्न मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मॉडर्न मार्केटिंग का मतलब होता है सामान को बनाना, लेकिन किसके हिसाब से बनाना या किसके नीड के हिसाब से बनाना, बस दैट इज कॉल्ड मॉडर्न मार्केटिंग। तो मॉडर्न मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड एंड डिजायर ऑफ व्हाट, मेन लाइनिंग वही है कि मॉडर्न मार्केटिंग के तहत, मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग गुड्स मस्ट बी डिजाइन या मेड अकॉर्डिंग टू द व्हाट, नीड और डिजायर ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नीड या कस्टमर के डिजायर के हिसाब से सामान को बनाना क्या कहलाता है, मॉडर्न मार्केटिंग। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि हु इज द किंग पिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग का किंग पिन कौन सा होता है, कंज्यूमर या कस्टमर होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये तो मार्केटिंग अप्रोच हो गया, लेकिन याद है पुराना अप्रोच जो सेलिंग अप्रोच था उसके तहत किंग पिन कौन था, प्रोड्यूसर, क्योंकि पहले प्रोड्यूसर सामान बनाता था फिर उसको सेल करता था एनी हाउ, एडवर्टाइजमेंट करके वगैरह वगैरह। लेकिन अभी क्या होता है, क्या तुम कुछ भी बनाओगे तो बिकेगा, अभी ऑलवेज बनाना पड़ेगा कस्टमर के नीड के हिसाब से। इसका लास्ट क्वेश्चन अभी का,
शुड अ प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड इफ इट्स एनपीवी बिकम जीरो, अगर किसी प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो तो क्या उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो एनपीवी का मीनिंग क्या होता है नॉर्मली समझना, हम समझो तुमको आज एक काम दिए और तुमको लगा कि आज तुमको उस काम में लगाना पड़ेगा 100 रुपये, कितना लगाना पड़ेगा, और हम तुमको ऑर्डर दिए 100 रुपये, मतलब एक काम का तुमको पता है कि उसका कॉस्ट कितना लगेगा 100, फिर उस काम को करने में तुमको लगेगा 5 ईयर, कितना ईयर, और 5 ईयर के बाद हम तुमको बोले 150 रुपया टोटल देंगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हो गया 50, 5 साल के बाद देंगे कितना 100। हम तुमको एक काम दिए जिसमें तुमको लग रहा है कि तुम्हारा खर्च पड़ेगा 100 रुपया, हाँ हाँ 5 साल का टोटल कॉस्ट तुम्हारा लगेगा 100 रुपया, और लेकिन हम तुमको ये बोले कि 5 साल के बाद तुमको हम कितना दे देंगे टोटल 150, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हो गया 50, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान में रखना, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाता है अगर उसका पैसा 5 साल के बाद तुमको मिले ना, तो हो सकता है कि आज 100 रुपया तुम लगाया, 5 साल के बाद तुमको 150 रुपया मिला, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा 5 साल के बाद 150 रुपया है उसका हम लोग करंट में वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि 5 साल के बाद पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो मान लो 5 साल के बाद 150 है, लेकिन करंट में वैल्यू निकालेंगे तो उसका कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस कितने का हो गया 0। तो क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ये काम को करना ना करना दोनों पूरा का पूरा बराबर है, तुमको बस मेंटली लगेगा कि एक्स्ट्रा पैसा मिला बट वो पैसा कोई काम का नहीं है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर वो क्या होगा 0 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर ज्यादा होगा 0 से 2 3 4 5 6 जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेप्ट करना क्या रहेगा वो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा।